क्या हो जब आपके सामने एक कैरेक्टर जो कि एक शूज़ को छोटा पहना है, दूसरा शूज़ उसका बड़ा है। क्या हो जब उसके पैंट को देख के आपको हँसी आए कि पैंट फटा हुआ है, पैंट गंदा है। वो दिखने में तो अच्छा है, लेकिन उसके अटायर, उसके शूज़, उसके पैंट्स, उसके शर्ट, हो सकता है कि वो एक बटन खोल के रखा हो, दूसरी बटन को अच्छे से बंद करके रखा हो। हो सकता है कि वो किसी के साथ हँसने लगे और फिर अचानक से चुप हो जाए। या ये भी हो सकता है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो न्यूज़पेपर को ले और वो फाड़ना शुरू करे और बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर को अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड करके स्पोर्ट्स सेक्शन अलग, पॉलिटिक्स सेक्शन अलग और जितने सेक्शन होते हैं उसको वो कलेक्ट करे और जब भी कोई उसे मना करे, वो उस पे गुस्सा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। या एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने प्रोफ़ेशन को, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोफ़ेशन हो, उसे अचानक से छोड़कर कहीं चला जाए। कहीं एक ऐसी जगह चला जाए, जहाँ उसे कोई पहचानने वाला ना हो, कोई जानने वाला ना हो। वो किसी फैमिली के बॉन्डिंग से अपने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, उसको उसको वो छोड़ के कहीं दूर चला जाए। और अचानक से कुछ लोग उसके पास आएँ, उसे खोजने के लिए। वो डरा-सा रहे, सहमा-सा रहे। वो पूछना चाहता है कि तुम क्यों आए हो? लेकिन दूसरा कैरेक्टर उसे ले जाने के लिए आता है। वो किसी से मिल नहीं पाता है, वो अपनी बातें नहीं रख पाता है, वो खुद ही शांत है। तो ऐसे कैरेक्टर को आप क्या कहेंगे? आप ऐसे कैरेक्टर को पागल कहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर अपनी बातें रख क्यों नहीं पा रहा? ये सही से काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों ऐसे बेतरतीब काम को कर रहा है जिससे कि लोगों को हँसी आए? आप शायद ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे, लेकिन इसके पीछे एक मीनिंग है। इसके पीछे एक एक जो इनकैपेबिलिटी ऑफ डिलिवरिंग द मैसेज, शायद आप उसे पागल कहें या वो कैरेक्टर्स जिनके बारे में मैंने बातें की, वो आपको पागल कह सकते हैं। क्योंकि दोनों एक-दूसरे के लिए ही नासमझ हैं। आपको लगता है कि वो नहीं समझा पा रहा, उसे लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे। बट एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर आप एब्सर्डिटी की बात करेंगे, 20th सेंचुरी या फिर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करेंगे, जहाँ पे एब्सर्डिटी एक आम बात हो चुकी थी, जहाँ पे इस तरह की हरकतें जो हैं करना आम बात हो चुकी थी। ऐसे समय में ये एक ऐसा थिएटर आता है, जो कि दिखाता है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। जो चेंजेज़ आए आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके चेंजेज़ को अपने प्लेज़ के थ्रू, प्रोज़ फ़िक्शन के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश फिलॉसफर्स ने, राइटर्स ने, ड्रामेटिस्ट ने की। इसको ही हम लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड कहते हैं या फिर मार्टिन एस्लिन की लैंग्वेज में थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहते हैं, जिन्होंने इसको टर्म को कॉइन किया। उन्होंने अल्बर्ट कामू को पढ़ा, उन्होंने सार्त्र को पढ़ा, उन्होंने यूजिन एनेस्को को पढ़ा, जिन जैनेट को पढ़ा। ऐसे लोगों को पढ़ने के बाद उन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, जिसके अंदर बहुत सारे राइटर्स हैं, उनके वर्क्स हैं काफ़ी फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है 20th सेंचुरी का। तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक है ये, बट आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो देखते हैं। हेलो डियरेस्ट फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड। द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड मेनली 20th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है, जिसकी शुरुआत अर्ली 20th सेंचुरी से हो चुकी थी, लेकिन उसमें डेवलप होने में, इवॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगा। बहुत सारे फिलोसफर्स आए, बहुत सारे क्रिटिक आए, आर्ट क्रिटिक, थिएटर क्रिटिक एंड नॉवलिस्ट। दे वर द पार्ट ऑफ दिस द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड। और खास करके ड्रामा ने, 20th सेंचुरी ड्रामा ने इस पूरे जॉनरा को या फिर कह लीजिए एक मूवमेंट को एक बहुत बड़ा नाम दिया और 20th सेंचुरी का काफ़ी फेमस एक मूवमेंट रहा है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आइए समझते हैं वन बाय वन थिएटर या लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन-कौन से इसके मेजर प्रोपोनेंट रहे हैं और राइटर्स रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप पॉइंट वाइज चलेंगे तो फिर द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड ये हमारा टॉपिक है। द टर्म इज अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन। तो मेनली जो है हमारा कंसर्न, अगर आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात करते हैं या लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड की बात करते हैं, तो ड्रामा में हमें ये एलिमेंट्स, एब्सर्डिटी के एलिमेंट्स नॉवेल्स में दिखते हैं, यानी प्रोज फिक्शन वाले में सेक्शन में और ड्रामा में। अब ड्रामेटिस्ट भी बहुत सारे रहे, उनकी भी हम बात करेंगे। बोथ द मूड, अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो इसकी शुरुआत 1896 के अराउंड हो चुकी थी, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी या बिफोर और जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो बात हो रही है 1896 की। तो बोथ द मूड एंड ड्रामेटर्जी। अब ये ड्रामेटर्जी क्या है? एक सिंपल सा टर्म है, यानी अगर आप एक लिटरल सेंस में देखेंगे तो इट्स सिंपली अ वर्ड, बट इट कंटेन्स सम स्पेसिफिक एंड डिटेल मीनिंग। लाइक ड्रामा के पर्सपेक्टिव से अगर कोई
थिएटर, ये स्टेजिंग या फिर कैरेक्टर पे काम करने वाले लोग होते हैं, जो कैरेक्टर को इवॉल्व करते हैं, कैरेक्टर को बताते हैं कि कैसे आपको परफॉर्म करना ऑन द स्टेज, दैट बिकेम और दैट द द होल आइडिया ऑफ staging or making the characters and putting some extra things in the theater, that became a dramaturgy. It's not a simple word, but it contains some meaning. तो अगर mood and dramaturgy of absurdity were anticipated as early as 1896, यानी कि एक तरह से anticipation हो चुका था कि कुछ ऐसा आने वाला है जो बहुत ही absurd होगा। तो absurd का मतलब होता है जो कि simple ना हो, vague हो, यानी कुछ स्पष्ट ना हो, उसको ही हम कहते हैं। यानी आप किसी भी चीज को क्लियर या कट टू क्लियर जिसको बोलते हैं ना, एकदम से साफ सुथरी बातें नहीं समझ में आएंगी, ऐसी सिचुएशन को हम जो है एब्सर्डिटी कहते हैं। यानी इफ अ person to whom you are talking is not very clear to his mind or to his behavior, what he thinks and what he is behaving, and why is he behaving in a different manner, if you know the person already, तो वहां पे एब्सर्डिटी आती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगला आदमी जिसको मैं जानता हूँ या फिर कोई अपरिचित भी हो सकता है, वो कुछ अजीब तरह की बिहेवियर करने लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है एब्सर्डिटी में कि वो व्यक्ति अनजान हो और आपसे कुछ बताना चाहता हो और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज एब्सर्डिटी ही इस चीज को दर्शाती है कि जो चीज बहुत ही सिंपल होते हुए भी बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है, या फिर ऐसी चीज है कि हम कुछ मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। एब्सर्डिटी या लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसको अगर आप अच्छे से एक कहते हैं ना 20th सेंचुरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, अगर आपके दिमाग में विक्टोरियन सोसाइटी का एक इमेज बनी हुई है, रोमांटिक इमेज बनी है, नियो क्लासिकल इमेज बनी है, रेनेसांस इमेज बनी है, देन यू वुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एब्सर्डिटी, बिकॉज इसकी शुरुआत ही होती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एब्सर्डिटी को एक तरह से फेम मिलता है या लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू किया। बट बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड वर्ल्ड वॉर्स देयर वाज नथिंग लाइक एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी बहुत सिंपल सेंस में था, बट इसको ब्रॉड करने का, फेमस करने का जो काम है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो एक तरह से एंटिसिपेशन जो है 1896 से हो चुका था। तो अल्फ्रेड फ्रेंच काफ्का, जैसे उन्होंने ट्रायल एंड मेटामॉर्फोसिस, ये बहुत बड़ा एक बहुत ही फेमस वर्क है द ट्रायल, जिसमें हमको एब्सर्डिटी देखने को मिलती है। मेटामॉर्फोसिस वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल आज अगर आप कह लीजिए तो ये मेटामॉर्फोसिस रही है। इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली लाइफ की मीनिंग को हम जो समझना चाहते हैं वो एग्जैक्टली है नहीं, जो हम सोसाइटी से हम समझते हैं वो एक्चुअली वो है नहीं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नॉवेल है, बट एट द सेम टाइम आप एंड में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब कुछ एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी भी लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड से जुड़ी हुई है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है? अस्तित्व, यानी कि आप अपने को सोसाइटी में कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे सामने रखते हैं सोसाइटी के लोगों के सामने, अपने फैमिली के सामने। अब ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम जो है बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है ये बताने के लिए कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आपकी सोसाइटी में वैल्यू है, और वैल्यू क्यों है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैल्यू क्यों है? अगर आपकी पोजीशन किसी ऐसे अधिकारी पे की है, या फिर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर आप जो है बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है, देन आपका जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन आप सब कुछ हैं, मतलब आपके स्वास्थ्य सही है, आपके पास खाने के बहुत सुविधाएं कम हैं, लेकिन आप अपनी एग्जिस्टेंस को लोगों के सामने उस तरह नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपका एग्जिस्टेंस आप क्यों है, मतलब बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फेम। तो यहाँ पे यही है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो आपको एग्जिस्ट कराती है, ना कि आप खुद एग्जिस्ट अपने को कर पाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेचर, how society see you as an important person or just an ordinary person, तो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी यही कहती है कि आपका अस्तित्व है क्या एक्चुअली आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी ऑफ मैन सच एज जॉन पॉल सार्त्र एंड अल्बert कामू। ये दो ही बड़े नाम हैं। अगर आप एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी की बात करेंगे तो ये दो बड़े नाम को आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में जानना पड़ेगा टू व्यू। अब इन दोनों ने, यानी कि अल्बert कामू एंड जॉन पॉल सार्त्र ने वर्ल्ड को कैसे देखा, दुनिया को कैसे देखा, उनकी नजर में दुनिया कैसी थी। तो उन्होंने क्या देखा? व्यू अ वर्ल्ड पोजेसिंग नो इनहेरेंट ट्रुथ, यानी उन्होंने कहा कि संसार में सच तो है ही नहीं, तो यानी चारों तरफ झूठ फैला हुआ है। अगर आप इतने बड़े राइटर को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि देयर इज नो इनहेरेंट ट्रुथ, वैल्यू और मीनिंग, यानी कि न तो वैल्यू है और न ही मीनिंग है, एंड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तीनों चीज नहीं है, या न तो कोई ट्रुथ है सोसाइटी में, न कोई वैल्यू है सोसाइटी में, न मीनिंग है। अब आप सोच लीजिए कितना हार्ड हिटिंग और हार्श
ये सारे वर्ड हैं, अगर इस तरह के बड़े इतने बड़े फिलोसफर, इतने बड़े क्रिटिक, इतने बड़े नॉवलिस्ट ने बात कही, इसके पीछे का लॉजिक यही कहता है। और के बाद क्या होता है ना, सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती है। एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट होती है जहाँ पे लोग एक दूसरे के इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर इतने ही इमोशंस को समझते तो शायद वॉर नहीं होता। वॉर के पीछे का लॉजिक यही है कि एक दूसरे को मारना है। हम अगर अपने दुश्मन को मारेंगे नहीं, उसे खत्म नहीं करेंगे, तो फिर हम जीतेंगे कैसे? अपने ही जैसे लोगों को मार सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, आपके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। और अगर ट्रुथ की बात करें तो बहुत सारे पॉलिटिकल फील्ड में ऐसा होता है कि लोग आए दिन, हर दिन झूठ बोलते हैं। फैमिली में झूठ, सोसाइटी में झूठ, नेता झूठ बोल रहे हैं, बिजनेसमैन झूठ बोल रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। तो अब कुछ कोटेशन है, द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड एक्सप्लोर द ह्यूमन कंडीशन इन ए वर्ल्ड विदाउट इनहेरेंट मीनिंग, ट्रूथ और वैल्यू, जो कि अभी मैंने समझाया इसको। अब आगे कुछ देख लेते हैं द लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड में। जैसे जो मैंने बताया कि अल्बेर कामू की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द मिथ ऑफ सिसिफस। द मिथ ऑफ सिसिफस पब्लिश्ड इन 1942। अब ये बुक, इस बुक के पब्लिकेशन के बाद आपने नाम सुना होगा मार्टिन एस्लिन का। मार्टिन एस्लिन ने एक टर्म दिया, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अब ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कौन सा टर्म दिया, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, आफ्टर द रीडिंग द मिथ ऑफ सिसिफस इन 1942। अल्बेर कामू एक बहुत बड़ा नाम है एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में, या थिएटर ऑफ एब्सर्ड, या कह लीजिए लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड में। अगला नाम जो है यूजिन एनेस्को का है। यूजिन एनेस्को फ्रेंच ऑथर हैं, एंड द बॉल्ड सोप्रानो 1949 में इनकी बुक पब्लिश होती है। तो इस तरह की किताबों के नाम को आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसको ने क्या लिखा है, द बोल्ड सोप्रानो 1949 में पब्लिश होती है, एंड द नेक्स्ट बुक इज द लेशन 1951। ये इनकी दो किताबें काफी फेमस हैं। नेक्स्ट हमारे हैं सैमुअल बेकेट 1906 टू 89, यानी इनका लाइफ स्पैन रहा है। आयरिशमैन लिविंग इन पेरिस हु ऑफन रोट इन फ्रेंच, यानी कि सैमुअल बेकेट ने जाहिर सी बात है ज्यादा समय में अगर आप पेरिस में रहेंगे तो फ्रेंच में लिखेंगे, एंड देन ट्रांसलेटेड हिज वर्क इनटू इंग्लिश। और उन्होंने अपने ही वर्क को काफी, जो उनके वर्क्स थे जैसे वेटिंग फॉर गोडो एंड सम ऑफ हिज famous works, he himself translated these works into English, and his plays such as Waiting for Godot, most famous, यानी the most कह सकते हैं, वेटिंग फॉर गोरो 1954 में ये किताब पब्लिश होती है, एक प्ले है। एंड नेक्स्ट वन इज इंड गेम, जो कि 1958 में आती है। प्रोजेक्ट द इररेशनलिज्म, हेल्पलेसनेस एंड एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ इन ड्रामेटिक फॉर्म दैट रिजेक्ट रियलिस्टिक सेटिंग। अब इन्होंने क्या है, रियलिस्टिक सेटिंग, लॉजिकल रीजनिंग और कोहेरेंटली इवॉल्विंग प्लॉट। अब जाहिर सी बात है, अगर आप वेटिंग फॉर गोडो को ध्यान से पढ़ेंगे या फिर थिएटर में परफॉर्म होते हुए देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि एब्सर्डिटी यही है, यानी कि लैंग्वेज फेल्स टू कन्वे ट्रू मीनिंग। दिस इज द दिस इज द कोर वैल्यू ऑफ दिस एब्सर्डिटी। यानी कि हम अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लैंग्वेज। और अगर लैंग्वेज ही फेल हो जाए आपकी बात को समझाने के लिए, तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तब आपको कैसे समझाना पड़ेगा, तब आपको बॉडी लैंग्वेज से समझाना पड़ेगा, तब ये बताना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं, आपके आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज, किस चीज से सफर कर रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया को देख के आप दुखी हैं, तो आप समझाना चाहते हैं लेकिन आप समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि भाषा वहां फेल कर जाती है, लैंग्वेज फेल्स टू कन्वे ट्रू मीनिंग। तब आपको अपनी हरकतों से समझाना पड़ता है। यानी वेटिंग फॉर गोडो में जब आप व्लादिमीर एंड स्ट्रागोन जैसे कैरेक्टर को देखेंगे, जिसमें वो कहते हैं नोबडी कम्स नोबडी गोज, यहाँ पे ये है कि एक आइसोलेशन लाइफ वो जी रहे हैं, एक आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं, बट स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द गुड टाइम, दे आर वेटिंग फॉर गोडो। गोडो कौन है, एक गॉडली इमेज है, जो वो सोचते हैं कि वो आएगा और दुनिया, संसार, ये जो वर्ल्ड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जहां कोई वॉर नहीं होगा, जहां किसी तरह के झगड़े नहीं होंगे। तो एब्सर्डिटी यही है कि दे आर वेटिंग फॉर समवन हु डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देयर इज नो गॉड का एक कॉन्सेप्ट जो है वहां पे खारिज हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी एक उम्मीद है कि कोई तो आएगा, अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज जो है सैमुअल बेकेट ने बहुत अच्छे तरीके से वेटिंग फॉर गोडो में समझाने की कोशिश की है। नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑफुल इसका वर्ड है। और किस प्ले से लिया गया है, वेटिंग फॉर गोडो से लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया 1954 का एक बहुत ही फेमस प्ले है। सैमुअल बेकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही है सैमुअल बेकेट, जिनकी किताबें या जिनके बारे में हम अभी देख रहे हैं। तो नथिंग हैपेंस यानी कुछ भी नहीं हो रहा है, नोबडी कम्स, कोई आ भी नहीं रहा और कोई जा भी नहीं रहा, इट्स ऑफुल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको समझ में आता है कि कोई तो आए, कोई तो बात करे इन ऐसे कैरेक्टर से, हमसे, आपसे। यानी लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेके, या फिर बहुत सीरियस हो चुके हैं, बेटर टू से, कि अब वो उनको जरूरत ही नहीं किसी चीज की। यानी एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है, लोग बिजी हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी हो, रेडियो सुनने में बिजी हो, अपनी फैमिली में बिजी हो। पहले के समय में क्या होता था, सोशल कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि लोग एक दूसरे से मिलते थे, सोशल गैदरिंग होती थी। लेकिन अगर एक कैरेक्टर 20th सेंचुरी में इस तरह की बातें कर रहा कि कोई आ नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा,
मतलब सब खत्म हो चुका है, जो होना था वो खत्म हो चुका है। ये इस चीज़ को दिखाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन एक ऐसी हो गई जो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। इट्स ऑफुल सिचुएशन। अब यहाँ पे बेकेट का एक प्रोज फिक्शन है, बहुत ही फेमस प्रोज फिक्शन है जिसका नाम है मैलोन डाइज 1958 में। द अननेमेबल 1960 में आता है। प्रेजेंट्स एन एंटी हीरो हु प्लेज आउट द एब्सर्ड मूव ऑफ द एंड गेम ऑफ सिविलाइजेशन इन ए नॉन वर्क which tends to undermine the coherence of its medium language itself। बार बार लैंग्वेज की बात हो रही है। लैंग्वेज की बात क्यों हो रही है? क्योंकि एब्सर्डिटी यही है कि लैंग्वेज का कोई रोल नहीं समझ में आता है। अगर आप लैंग्वेज को बहुत ज्यादा एब्सर्ड थिएटर में या एब्सर्ड ड्रामा में खोजने की कोशिश करेंगे तो आप जो है फेल हो जाएंगे समझने में, क्योंकि एब्सर्ड थिएटर्स में या एब्सर्ड जो डायलॉग्स होते हैं थिएटर में या फिर प्लेज में वो बहुत कम होते हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि शेक्सपियरियन डायलॉग्स की तरह होंगे या फिर कुछ जीवी शॉ के कैरेक्टर की तरह होंगे जो हर चीज को बताना चाहता है। जबकि वेटिंग फॉर गोडो हो या फिर सॉरी सैमुअल बेकेट के प्लेज हो या फिर हैरोल्ड पिंटर के प्लेज हो, आपको डायलॉग्स कम मिलेंगे, एक्सप्रेशन ज्यादा होंगे, मीनिंग उसके अंदर की डीप होगी। तो यहाँ पे बेकेट अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, नॉट अ कैरेक्टर, जिन्होंने अपने वर्क्स में डायबोलिज्म और एब्सर्डिज्म ये दो चीजों को मिक्स करके बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट है टॉम स्टॉपर्ड सच एज रोजनक्रैंस एंड गुलस्टन्स आर डेड। ये बहुत ही फेमस प्ले है इनका, 1966 में पब्लिश होता है। टॉम स्टॉपर्ड इसके राइटर हैं। एंड ट्रेवेस्टीज 1974 में आती है। एक्सप्लॉइट द डिवाइस ऑफ एब्सर्डिस्ट थिएटर फॉर मोर कॉमिक देन फिलोसफिकल एंड। यानी इन दोनों प्लेज में टॉम स्टॉपर्ड ने ये बताने की कोशिश की है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी मीनिंग को बताने के लिए बहुत सीरियस ही हो, आप कॉमिक वे में भी या फिर एक तरह से मजाकिया अंदाज में भी अपनी मीनिंग को, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं थ्रू थिएटर। नेक्स्ट देख लेते हैं आइनेस्को कॉल्ड ट्रेजिक फार्स। अब यहाँ पे एक टर्म है, आइनेस्को ने क्या बोला है? ट्रेजिक फार्स बोला है। फार्स क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी का ही एक पार्ट है। बट फार्सिकल कॉमेडी जो होती है बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट होती है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी के नाम पे दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी करते हैं, मतलब फिजिकल और इस तरह से भी अपने आप को कॉमेडी करने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं और आपको हंसाते हंसाते पागल भी कर सकते हैं। तो ये एक फार्स की तरह होता है, इसमें सेक्सुअल ऑप्शन और कुछ चीजें भी इसका एक एलिमेंट है। तो ट्रेजिक फार्स, फार्स क्या होती है अलग तरीके से है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? ट्रेजिक फार्स इन विच द इवेंट्स आर ऑफन साइमल्टेनियसली कॉमिक। यानी कि ट्रेजिक फार्स में क्या होता है कि इवेंट्स जो होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो कॉमिक भी हैं एंड हॉरिफाइंग है एंड एब्सर्ड है। तो तीनों का एलिमेंट जुड़ा हुआ है। कॉमेडी है यानी कॉमिक सेंस में उसमें है, हॉरिफाइंग डरावनी भी है एंड एब्सर्ड है, लाइक जोसेफ हेलर्स कैच 22। यानी कि अगर आप इस वर्क को देखेंगे, इस वर्क को देखेंगे जोसेफ हेलर के द्वारा, कैच 22 1961 में पब्लिश होती है। तो कैच 22 एक तरह से ट्रेडमार्क है, आप ये समझ लीजिए, जिसके अंदर तीनों एलिमेंट हैं। उसके अंदर कॉमिक एलिमेंट भी है, हॉरिफाइंग एलिमेंट भी है, एब्सर्डिस्टिक एलिमेंट भी है। तो ये इसको अगर आपको समझना है तो जोसेफ हेलर की कैच 22 को समझना पड़ेगा। थॉमस पिंचॉन्स की है वी, यानी ये वी करके ही है, ये वर्क है जिसको 1963 में पब्लिश किया जाता है। जॉन इरविंग्स की है द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्थ 1978 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए जस्ट फॉर द इंफॉर्मेटिव पर्पस एंड फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्थ 1978 में पब्लिश होती है। एंड सम ऑफ द नॉवेल्स बाय द जर्मन गुंटर ग्रास एंड अमेरिकन कोर्ट वॉन गार्थ जूनियर एंड जॉन बार्थ। तो ये कुछ और भी राइटर्स हैं जो कि थिएटर ऑफ सॉरी लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड से जुड़े हुए हैं। मार्टिन एस्लिन जैसा कि मैंने बताया कि ही कॉइंड द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इन्होंने स्पेशली जो इनका रिसर्च था द मिथ ऑफ सिसिफस, जो कि अल्बert कामू की बहुत ही फेमस एसे है। अब यहाँ पे मार्टिन एस्लिन ने एक वर्क भी लिखा है जिसका नाम है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1968 में ये वर्क आता है। यानी एक किताब आती है जिसका नाम है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1968, जिसमें इन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है, उसका उनके उसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी चर्चा इन्होंने की है। नील नील कॉर्नवेल, ये द थिएटर द एब्सर्ड इन लिटरेचर, द एब्सर्ड इन लिटरेचर 2006 में ये एक बुक आती है। हैरोल्ड पिंटर की द बर्थडे पार्टी काफी फेमस, जिसमें स्टैनले जो है वो भागा हुआ रहता है, एक आर्टिस्टिक कैरेक्टर है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कहीं ना कहीं समझें कि हर कैरेक्टर वो कोई जरूरी नहीं कि बहुत ही अच्छा हो, उसके अंदर एक फ्री विल की बात होती है, उसके अंदर वो मीनिंग को यानी लैंग्वेज को वो बहुत ही वेग मानता है, फ्यूटाइल मानता है। उसका एब्सर्डिटी का मतलब ये है कि आप किसी मीनिंग को समझ ना पाए जल्दी, और उस चीज को समझने के लिए उस जोन में जाना पड़ेगा, उस टाइम पीरियड में भी जाना पड़ेगा और अपने आसपास की चीजों को भी समझना पड़ेगा। तो आई होप कि लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड कुछ ऐसी चीजें, कुछ अननोन फैक्ट्स को मैंने बताने की कोशिश की, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।